सब्सक्राइब कीजिए हमारे एडू क्लब फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री। शिक्षा के नए नए तरीकों के लिए एक बार एडू क्लब फॉर यू चैनल जरूर विजिट करें। हेलो एंड वेलकम टू एडू क्लब फॉर यू। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। ये काफ़ी वाइटल है और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भारत में डेस्परेटली लोगों को था। जो भी एजुकेशन रिलेटेड पर्सन था, जो एजुकेशन के लिए काफ़ी केयर करता था, उसके लिए शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी मायने रखता है। और ये एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी बाद, यानी करीब 34 इयर्स के बाद भारत में आया है। तो अब ये पॉलिसी जब स्टार्टिंग में बना था 1964 में इंदिरा जी के समय में, और उसके बाद दूसरा पॉलिसी बना 1986 में राजीव गांधी के समय में। तो उसके बाद यानी 1986 के बाद करीब 34 इयर्स के बाद ये पॉलिसी आ रहा है। और ये पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका जो कमेटी ने बनाया था, जिस कमेटी से ये बना था, ये कमेटी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में ये कमेटी बना। और करीब मान लीजिए कि 9 मेंबर का ये कमेटी था। ये 24 जून 2017 को ये कमेटी बनाया गया, ठीक है। और इसके बाद अब 29 जुलाई 2020 को इसे इफेक्ट में लाया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका प्रभाव आता है। पहले अगर इसको ध्यान देंगे तो करीब 1000 यूनिवर्सिटी भारत में जो कि अब इसके अंडर में आता है या भारत में है, जो कि इस पॉलिसी से इफेक्टेड होंगे। 45,000 डिग्री कॉलेजेस जो कि इफेक्टेड होंगे, या फिर 15 लाख स्कूल, करीब 1 करोड़ 9 लाख टीचर्स और करीब 31 करोड़ बच्चे या स्टूडेंट्स। तो इनको लेके ये पॉलिसी बन रहा है और इसका जो फायदा ये सभी को होगा, इसी एम एंड ऑब्जेक्टिव से सरकार ने ये पॉलिसी बनाया है। अब भारत का एजुकेशन सिस्टम अगर लेंगे 1947 से 2020 के अंदर, तो काफ़ी सारे चीज़ें हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कहने का ये मतलब है कि ज़रूरत क्या है इस पॉलिसी का। नए तरीके से हर चीज़ का अपडेट चाहिए, बट अपडेट काफ़ी, यानी मोर देन 3 डिकेड्स हो गया ये अपडेट नहीं हो पाया था। तो अपडेशन का ज़रूरत क्या था कि 1947 से 2020 के बीच में आज तक भारत ऐसा कोई भी इंडियन पर्सन को नहीं बना पाया जो कि साइंस में नोबेल पुरस्कार पा सके, ठीक है। बट हम लोग हमेशा एक ही चीज़ों के पीछे भागते हैं। भारत में कैसा है कि जबकि इसी दौरान अगर हम लोग यूएस का एग्जाम्पल लेंगे तो मोर देन 100 नंबर ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स यूएस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और भारत में कैसा है कि यहाँ पे हम लोगों का जो लैंग्वेज नहीं है, जो कोर लैंग्वेज नहीं था भारत का, जो लैंग्वेज को ब्रिटिश लोगों ने भारत में लाया, इंग्लिश लैंग्वेज, अब वो लैंग्वेज एक सिर्फ लैंग्वेज होके नहीं रहा, वो एक क्लास बन गया है, ठीक है। यानी दोज हैविंग लॉट्स ऑफ फ्लुएंसी ऑन इंग्लिश, वी थिंक दैट दीज पीपल आर हाईली कैपेबल एंड दे हैविंग लॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर। ऐसा एक दिमाग में बैठ जाता है सारे लोगों का कि फ्लुएंसी डायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन से, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम लोग देखें कि भारत में ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 10 साल 12 साल पढ़ते हैं इंग्लिश को, एक कंपलसरी एजुकेशन के द्वारा पढ़ते हैं, फिर भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते या उस तरह फ्लुएंसी में बात नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बहुत सारे लैकुना था जिसको शायद इस एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू में हम लोग उसे हटा पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस पॉलिसी के बारे में हम लोग सोचेंगे तो भारत में भाई एक ही मेथड है, सबको एक ही मेथड से जाना पड़ता है यहाँ पे, बट ये शायद एजुकेशन हासिल करने का सही मेथड नहीं है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस चाहिए। यहाँ पे सभी को सारे सब्जेक्ट्स लेके ही जाना पड़ता है, चाहे वो मैथ्स के हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, साइंस के हो, इंग्लिश के हो, आपके जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसे सबको एक ही साथ ढो के लेना पड़ता है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंस वहाँ पे नहीं दिया जाता। सबको यही कहा जाता है कि भाई आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को
एक्सपर्ट होना है और सभी में आपको 98% लाना है, 99% लाना है। सारे लोग पीछे भागे हैं, किसी के सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं, वो है परसेंटेज। अगर आपको अच्छा परसेंटेज मिल जाए और उसके बाद आपको +2 के बाद अच्छा कॉलेज मिल जाए एम्स में या IIT में या NIT में, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नहीं सोचते हम लोग इसके बारे में। बच्चे भागते हैं UPSC एग्जाम देने के लिए, या फिर बच्चे भागते हैं कि किसी भी अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के लिए। तो वो जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन है, जो इतने साल वो लोग लगाए अपने मेहनत जिस काम को करने के लिए, वो काम को आगे नहीं बढ़ा पाते, वहीं पे वो फुल स्टॉप लग जाता है। यानी बच्चे पढ़ेंगे लगातार 15-20 साल पढ़ेंगे, पैशन से पढ़ेंगे किसी एक चीज को, फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए वो सारे चीजों को छोड़ के फिर वो साइंस के बच्चे आ जाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रट्टा मारने के लिए, ताकि फिर से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर होकर एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसी की वजह से भारत में इनोवेशन का जो दर्जा है, रिसर्च का जो दर्जा है, वो काफी नीचे है। तो इस बार ये एजुकेशनल पॉलिसी से ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको इरेडिकेट करने के लिए सरकार ने काफी अच्छा प्रयास किया है। तो पॉलिसी का जो विजन है, पहले उसके बारे में हम लोग यहाँ से सोचेंगे। विजन है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक ही लाइन में अगर मैं कह दूं तो वो है प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। सबको अच्छा से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिले। यहाँ पे क्या होता है कि एजुकेशन प्रोवाइडर जो है, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से होता है। गांव के लेवल में देखा जाए, फिर शहर के लेवल में देखा जाए, फिर शहर में वो सारे स्कूल्स जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पे काफ़ी हेफ्टी अमाउंट एज फी लिया जाता है, तो वो सारे स्कूल्स में स्तर अलग अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है, सिलेबस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पहली बार ये किया गया है कि प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स जितने हैं, वो सभी के एक सिस्टमेटिक सिलेबस बनाए। तो इस एंगल से सरकार ने कोशिश किया है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा क्या है कि एजुकेशन छोड़ के कोई भी इंसान एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन कैसे बन पाए, इसके ऊपर फोकस किया गया है। और एक रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हमें एक अपने स्तर पे ऐसा इंसान बनाना है जो कि सोसाइटी में सभी लोगों को सही ढंग से ट्रीट कर पाए, ठीक है। अब ये जो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं, जो फोकस है, जो विजन है सरकार का, अगर इसे पॉसिबल करना है तो हाउ टू मेक दिस विजन पॉसिबल, अगर इस एंगल से हम लोग सोचेंगे तो सबसे पहला है कि हमें इनकरेज करना पड़ेगा या फैसिलिटेट करना पड़ेगा वो सारे चीज़ों को जो कि इस एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो रिलेटेड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन रिलेटेड है, एक तो गवर्नमेंट रिलेटेड है इससे, दूसरा क्या है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स रिलेटेड है, बट इन दोनों को छोड़ के और भी कुछ लोगों को हमें इसमें डालना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा, इट्स ए जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक, प्राइवेट स्कूल्स, कम्युनिटी और जो गार्डियंस, ये चारों को अगर एक स्टेज पे लाया जाए तभी जाके शिक्षा का विकास सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। और नए नए टेक्नोलॉजी लाना होगा। सरकार का एक विजन है कि टेक्नोलॉजी को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जो टीचिंग प्रोसेस है वो टेक्निकल हो, जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी टेक्निकल हो। यहाँ पे जो लैंग्वेज के बैरियर्स है उसे हटा दिया जाए, लैंग्वेज बैरियर्स को, और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे वो टेक्नोलॉजी के व्यवहार से अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है जिसको दूर करने की कोशिश किया गया है। और एक प्रॉपर एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो विजन है सरकार का, इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा। अब इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है ये नए एजुकेशन पॉलिसी से, उसके बारे में फोकस करेंगे। तो एजुकेशनल पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है। तो इस एजुकेशनल पॉलिसी के कोर चीज़ के बारे में पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, अगर बचपन से ही हमें एक ऐसा पॉलिसी मिले कि एक नॉर्मल स्टूडेंट किस तरह वो खुद को एसेस कर पाए, ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया। पहले क्या पैटर्न था कि 10+2 का पैटर्न था, अब वो 10+2 के पैटर्न को कर दिया गया है 5+3+3+4 का पैटर्न। तो 5+3+3+4 का पैटर्न में क्या होगा कि यहाँ पे एज 3 से लेके एज 8
हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो एक फंडामेंटल राइट टुवर्ड्स एजुकेशन था अप टू द एज ऑफ 14 था, ठीक है। अब वो 6 to 14 की जगह पे यहाँ पे 3 से 18 कर दिया गया है। यानी एक बच्चे को बीच में हमें नहीं छोड़ना है अंटिल द एंड, जहाँ तक वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पाए, एक अच्छा एजुकेशन ले पाए, वहाँ तक सरकार का एम है वहाँ को खींच के लेने के लिए। यानी पूरा एज 3 से लेके एज 18 तक ये पॉलिसी को बनाया गया है ताकि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर दिया जा पाए। तो ये स्ट्रक्चर किस हालत में होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग में एज 3 से 8 जो बेसिक एज होता है पढ़ाई शुरू करने का, पूरा फंडामेंटल स्टेज होता है। यहाँ पे कोशिश ये है कि वहाँ पे अंटिल स्टैंडर्ड 5 तक होम लैंग्वेज हो या मदर टंग हो या जो लोकल लैंग्वेज हो जहाँ पे वो रहता है, इस लैंग्वेज में वो पढ़ाई करे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लैंग्वेज, मदर टंग सबसे कंफर्टेबल होता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को सोचने के लिए। तो यहाँ पे एक बर्डन ना दिया जाए बच्चों को और वो अपने नॉर्मल लैंग्वेज से वो सोचे। ये स्टेज खत्म होने के बाद जब वो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा, यानी प्रिपरेटरी स्टेज पे आएगा, एज 8 से 11 का जो पीरियड है, नेक्स्ट 3 का जो पीरियड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 5 के बाद +3 का जो पीरियड है, इस एज में उसे उसी लैंग्वेज में, यानी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है वही, यानी अंटिल स्टैंडर्ड 5 तक। स्टैंडर्ड 5 यानी 3 से वो जैसे कि फंडामेंटल पढ़ाई शुरू करता है, फिर स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5, ये जो 5 यानी करीब 5+3 8 साल तक लोकल लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इंग्लिश या ऐसा कोई भी लैंग्वेज जो कि उसे कंफर्टेबल ना हो सोचने में या फिर पढ़ाई करने में दिक्कत हो, उसके ऊपर वो ध्यान दे। तो लोकल लैंग्वेज को बेसिक एजुकेशन के साथ यहाँ पे जुड़ा गया है। बट ये एजुकेशन डिसाइड कौन करेगा कौन से 3 लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को ये दिया गया क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। 10 से 14 का एज जो होता है, ये में उसे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होना है। यानी स्टैंडर्ड 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा। यहाँ पे क्या था कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर कोई बड़ा सा डिग्री लेने के बाद भी छोटे छोटे काम नहीं कर पाते। एक बल्ब को चेंज करना या किसी पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसे चेक करना, या छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाता। तो डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के अंदर रह जाते हैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन नहीं हो पाता। तो इसी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जो है स्टैंडर्ड 6 से स्टार्ट किया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग से एक बच्चों का क्रिएटिविटी डेवलप होगा, कोडिंग जगह प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शुरू किए जाएंगे। ये सारे तो कि बच्चों को पता चले कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पढ़ाई करने में उनका मन लगता है। तो उस हिसाब से वो खुद को एसेस कर पाएंगे और फिर वो आगे की एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब ऐसा क्या फॉर्मेट है आज के डेट में कि भाई आपको एक पैटर्न में पढ़ना ही है, साइंस लेना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे। तो ये चेंज किया गया है। अब पैटर्न ये रखा गया है कि आप खुद को एसेस करो कि किस एरिया में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्या है कि 14 to 18 जो हायर एजुकेशन होता है, 9 10 11 12, यहाँ पे पहले क्या था कि 3 अलग स्ट्रीम्स कर दिए गए थे। साइंस आर्ट्स कॉमर्स का जो स्ट्रीम कर दिया गया था, ये कंपलसरी होता था कि साइंस लिया है तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे या आर्ट्स लिया है तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, साथ ही उसका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में या फिर हिस्ट्री में या फिर ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे वो नहीं ले पाता था क्योंकि ये ऑप्शंस बचे ही नहीं थे। तो आज के डेट में ये हटा दिया गया है। क्लियर पॉलिसी है कि आप अपने पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और अपने खुशी से उसे पढ़ सकते हो। पढ़ाई सिर्फ रट्टा लगा के मार्क्स लाना यहाँ पे एम नहीं है सरकार का। आप जिस एरिया में पढ़ना चाहते हो वहां पे आप अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, इस एम से इसे बनाया गया। तो दूसरा क्या है कि पहले बहुत भारी भरकम सिलेबस होता था, अब नए पॉलिसी से ये बनाया गया कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाए और कोर एसेंशियल्स जो हैं, जो कोर एसेंशियल्स है उसी को इंक्लूड किया जाए, बाकी जो ऑक्सिलरी चीज़ें थी उसे हटा दिया जाए। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉलिसी में डेवलपमेंट हुआ है। फोकस किया गया है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, नए नए चीज़ों के डिस्कवरी के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर,
एनालिसिस बेस्ड लर्निंग के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। इस बार जो सिलेबस बनाया जाता है इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। इंटरैक्टिव टीचिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स जो है, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को ना ध्यान देके क्वेश्चंस रेज कैसे किया जाए, क्वेश्चन बेस्ड जो होगा उसे ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये काफ़ी सरकार ने बनाया है, काफ़ी एक बेस बनाया है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर। प्रमोट किया जाएगा, जो किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा से कर पाएगा उसे अच्छा प्रमोशन दिया जाएगा, उस क्षेत्र में उसे कुछ नए करने की सुविधा दी जाएगी और साइंटिफिक डेवलपमेंट उससे होगा और फाइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आज के डेट में हम लोग इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देते हैं जितना स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन नहीं है, बट फाइनली क्या होता है कि IMF का ही रिपोर्ट है कि सिर्फ 4% इंडियन इंजीनियर्स जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल में हैं। तो ये जो छवि है भारत का, ये छवि को सरकार चेंज करना चाहते हैं और यहाँ पे ऐसा लर्निंग सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति जो कि किसी भी चीज़ को ध्यान देके पढ़ रहा है उसी क्षेत्र में वो कुछ कर पाए, कुछ नया इनोवेशन कर पाए, कुछ अपना क्रिएटिविटी लगा पाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग पढ़ाई करेंगे और फाइनली किसी जॉब में वो सीमित होकर रह जाएगा। अब ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है। ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर बनाने की योजना है यहाँ पे सरकार का। और पहले क्या होता था, अलग अलग बोर्ड्स होते थे, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए ICTC बोर्ड होता था, बाकी एजुकेशन के लिए UGC होता था। अब यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, कॉमन स्टैंडर्ड बनाया गया जो कि सभी को चेक करेगा, सभी को देखेगा। तो डिसमेंटल कर दिया गया UGC और AICTE को, उसके जगह पे कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और ये पहले क्या होता था कि जो 4 ईयर का जो होता था मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता था, अब वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अब मान लीजिए कि किसी भी हालत में चाहे कोई प्रॉब्लम हो या पैसों की कमी हो या ऐसा कुछ भी हो, तो बच्चे जब बस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में निकल जाते थे तो उनको वो 3 साल या 2 साल उनका बर्बाद हो जाता था। इसको अभी एक जैसे नया पॉलिसी बना है, काफ़ी अच्छा ये पॉलिसी बना है कि अगर आप मान लीजिए कि आप सिर्फ फर्स्ट ईयर करके जा रहे हो तो आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या फिर 2 साल आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी आप जितना दिन पढ़े हो, जो चीज़ आप कंप्लीट कर चुके हो, वो अगर आप वहाँ से निकल जाते हो तो फिर उसके लिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको एक उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके काम में आएगा। और डिसकंटिन्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पे अगर आप चाहो तो वहाँ से किसी दूसरे एरिया पे भी फोकस कर सकते हो, जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन जो है, बोर्ड एग्जाम का जो है, जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, उसको काफ़ी रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। इस सिलेबस को काफ़ी सिंप्लीफाइड करने की कोशिश किया गया, रिड्यूस करने की कोशिश किया गया। तो और बच्चों का स्किल को फाइंड आउट करने के लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बना गया पारेख के नाम पे, ताकि हम बच्चों को असेस कर पाएं कि किस पर्टिकुलर एरिया पे वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नए कर सकते हैं। और एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाना है, ये सरकार का एक लंबा प्रोग्राम है कि एक कॉमन स्टैंडर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स सभी को इक्वल लर्निंग प्लेटफॉर्म मिले, सबको इक्वल लर्निंग के एक सिलेबस मिले। और मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD को बदला दिया गया है, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में देखा जाए तो अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी उभर के आया है, इसमें ज़्यादा ध्यान हम लोग देंगे पढ़ाई के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को, ना कि सिर्फ रट्टा लगा के सर्टिफिकेट लेना है। इससे इनोवेशंस बढ़ेंगे, स्किल्स बढ़ेंगे, बच्चों के अंदर एक एनालिसिस करने की ताकत आएगा। और टीचर्स लोगों को, जो नए टीचर्स लोगों के लिए जो नए प्रोग्राम्स बने हैं, इसमें देखिए भारत में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, चुने हुए टीचर्स होते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के जो काफ़ी टैलेंटेड वो आते हैं, बट बाद में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि वो एक सर्कमस्टेंसेस उन्हें नहीं मिलता खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। व्हेयरएज प्राइवेट स्कूल्स में उतने टैलेंटेड, यानी उस लेवल के टीचर ना हो के भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने दोनों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है ताकि ओवरऑल सबका डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में,
ताकि सभी को इस नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में पता चले। ठीक है, धन्यवाद।